वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है 2025, 2026, 2027 सभी के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर है आपका 2025 का। ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है बेटा। बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का ये पेपर है। पॉलिटिकल साइंस का जो पहला पेपर होता है जिसमें आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ना है। तो टॉप 100 एमसीक्यूज जो होंगे आज की वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्व करवाऊंगा, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा के लिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जैसे अभी एमजेपीआरयू का पेपर लगा हुआ है। ठीक है, एमजेपीआरयू बरेली रुहेलखंड विश्वविद्यालय, इसका पेपर लगा हुआ है। इसके लिए यह लेक्चर 100% इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और बाकी जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी 2026 और 27 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप 2026-27 में पेपर देंगे किसी भी विश्वविद्यालय का, जैसे मैं विश्वविद्यालय के नाम बताऊं, जैसे डीडीयू का आप पेपर देंगे, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का देंगे, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का पेपर आप देंगे, या फिर आप पेपर देंगे और भी तमाम लखनऊ विश्वविद्यालय का पेपर आप दें, या फिर आप जैसे आप छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय के सीएचजेएमयू का पेपर दें। ठीक है, या फिर आप पेपर दें मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का, या आप पेपर देंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। उन सभी के लिए यह लेक्चर महत्वपूर्ण होगा जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। तो 2026 और 27 के लिए भी यह लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से एक प्रकार से आपके लिए वीडियो लाई जाती है। देखिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। आइए हम देखते हैं 100 क्वेश्चन जो परीक्षा में सीधे तौर पर आए हुए होते हैं। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में एमजेपीआरयू में 100 टू 100% आने वाले हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको क्या पढ़ना होता है? इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में। इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपका जिस भी सेमेस्टर में होगा उसमें ये चीजें पूछी जाएंगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनु के अनुसार शत्रु राजा है। मनु के अनुसार शत्रु राजा कितने प्रकार का होता है? मनु ने कहा कि शत्रु राजा जो होते हैं वो 5 टाइप होते हैं, यानी 5 प्रकार के होते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है बेटा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको यहाँ पर देखने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक किसे कहा जाता है? देखिए एमजी महादेव गोविंद रानाडे ये आधुनिक विचारक हैं। बाल गंगाधर तिलक भी आधुनिक भारतीय विचारक हैं, राजनीतिक विचारक। और मानवेंद्र नाथ भी आधुनिक विचारकों में आते हैं। जबकि कौटिल्य की बात की है तो ये प्राचीन भारत से रिलेटेड है, और ये प्राचीन भारत के एक प्रकार से रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे का सी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौटिल्य की रचना का क्या नाम है? अर्थशास्त्र इनकी रचना का नाम है। ध्यान रखिएगा, यही सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। Which of the following four forts given by कौटिल्य is not correct? कौटिल्य के द्वारा दिए गए 4 दुर्गों में से कौन सा दुर्ग सही नहीं है? कौटिल्य ने कौन कौन से दुर्ग बताए थे? तो कौटिल्य ने पर्वत दुर्ग बताया था, जो पर्वतों से घिरा होता हो ऐसा मकान, मतलब ऐसा एक प्रकार से दुर्ग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पर्वत दुर्ग बोलते हैं। और इसके अलावा आपका क्या होता है? इसके अलावा एक दुर्ग और आपका होता है, जैसे कि एक दुर्ग होता है बेटा औदक दुर्ग। औदक दुर्ग जो होता है वो जल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो आपसे भी पूछ सकता है औदक दुर्ग क्या होता है? औदक दुर्ग जो है जल से घिरा होता है। पार्वत दुर्ग जो होता है पर्वतों से घिरा होता है। ठीक है, पहाड़ों से घिरा होता है। इसके अलावा अगला आपका कौन सा होता है? आपका धान्यवन या धान्यवंत दुर्ग होता है। ये एक प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ होता है। समतल दुर्ग नहीं बताया था इन्होंने। इस चौथा कौन सा बताया था? वन दुर्ग बताया था, जो जंगल से घिरा हो। 4 प्रकार के दुर्ग बताए थे। कौन से? देयर आर 4 टाइप्स, 4 दुर्ग बताए थे। पहला कौन सा था? पर्वत दुर्ग। दूसरा था ओदक दुर्ग। तीसरा था धानवंत दुर्ग। और आपका चौथा दुर्ग कौन सा था? चौथा दुर्ग था, कौटिल्य ने बताया था वन दुर्ग, जो वन से यानी जंगल में घिरा हो। जंगल में एक प्रकार से किला हो। फोर्ट, फोर्ट माने किला, दुर्ग माने किला होता है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरे का जिन बच्चों ने बी लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो तीसरे का बी ऑप्शन कर लीजिएगा बेटा। तीसरे का बी ऑप्शन कर लीजिएगा, बहुत ही करेक्ट आंसर आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले, तो ओदक दुर्ग माने क्या होता है? जल से घिरा हुआ क्षेत्र। जैसे लंका थी वो ओदक दुर्ग टाइप का था। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। Like which thinker does Kautilya considered women inferior to men? यानी किस विचारक की तरह कौटिल्य महिला को पुरुष से निम्न मानते थे? किस विचारक की तरह कौटिल्य महिला को पुरुष से निम्न मानते थे? प्लेटो, अरस्तु या रूसो?
करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अरस्तु की तरह ही कौटिल्य भी महिला को पुरुष से निम्न मानते थे, पुरुष से नीचे मानते थे। अरिस्टोटल ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा होगा। अब ये मत सोचिएगा कि हमारे फोन में मक्खी बैठी हुई है, तो ये पेपर में मक्खी बैठी हुई की फोटो है, आपके फोन में नहीं बैठी है, ठीक है? तो घबराइएगा मत, नहीं तो स्क्रीन पे मार दीजिए, स्क्रीन ने फूट जाए आपकी। चले, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वार्ता ज्ञान वह शाखा है जिसका संबंध किससे है? वार्ता ज्ञान वह शाखा है जिसका संबंध है किससे? तो इसका संबंध किससे बेटा? बिल्कुल राज्य के कर्तव्यों से है, ठीक है? राज्य के कर्तव्य, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? राज्य के कर्तव्यों से है, क्लियर? यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 6ठा नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है। 6ठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य वाज शुड बी द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द किंग्स कैबिनेट, यानी कौटिल्य के अनुसार राजा के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 12 या 13? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6ठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कौटिल्य के अनुसार राजा के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कौटिल्य ने कितने अंगों के बारे में बताया है? तो कौटिल्य ने राजा के सप्तांगों के बारे में बताया, 7 अंग बताए हैं, ठीक है? अमात्य को मंत्री कहा है उसने, तो मंत्रियों की संख्या कितनी बताई है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइए भाई। कौटिल्य के अनुसार राजा के मंत्रिमंडलों में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 12 या 13, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कौटिल्य के अनुसार राजा के मंत्रिमंडलों की संख्या जो है 12-13 नहीं होनी चाहिए, मतलब उन्होंने कहा कि कोई संख्या बताई ही नहीं है, ठीक है? हालांकि उन्होंने विभिन्न प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख किया है, जैसे गृह मंत्री के बारे में बताया, मुख्यमंत्री के बारे में बताया जिसको महामंत्री कहते हैं, श्रम मंत्री के बारे में बताया, तमाम मंत्रियों के बारे में बताया, यानी कि कार्य के अनुसार मंत्री पद होने चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा सकते हैं, तो 6ठवें का सी ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? 6ठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 6ठवें का आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 6ठवें का सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 6ठवें का सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका है, मोहम्मद बरनी का जन्म किस सुल्तान के समय में हुआ था? मोहम्मद बरनी का समय, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बरनी का जन्म जो हुआ था, कब हुआ था बेटा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन के समय में हुआ था, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन आ चुका, बरनी किस संत का भक्त था? बरनी किस संत का भक्त था? बरनी किस संत का भक्त था? 8वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका है शेख निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन। जिन बच्चों ने ए लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप चाहते हैं बेटा कि आपको ये पीडीएफ मिल जाए और ऐसे ही और तमाम पीडीएफ मिल जाए आपको जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, हिंदी के, आपको पेपर की पीडीएफ या फिर और भी जो मॉडल पेपर की पीडीएफ हमारी वो सब मिल जाए आपको, ठीक है? ऑब्जेक्टिव की भी, लिखित की भी, जैसा आप चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से होंगे उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। तो आप एसएमएस कीजिएगा 9161 93 60 62, आंसर के साथ पीडीएफ सेट कर दी गई पॉलिटिकल साइंस की दोनों पेपर की, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम में करके आप भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी और आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, ठीक है? को करिकुलर का भी मिल जाएगा और इसका भी मिल जाएगा, इसके दोनों पेपर के, और एक सब्जेक्ट जो आपका और होगा उसका भी मिल जाएगा, ठीक है? तो मात्र 100 रुपए फीस है, जिनको भी ज्वाइन होना है मतलब कि जुड़ सकते हैं। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाएगा, आप आसानी से पढ़ करके जाएगा। इसके अलावा एक पेपर ये और इसका एक पेपर और मैं तैयार कर रहा हूँ, वो भी पेपर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके 200 क्वेश्चन ये और लगभग में आपके 250-250 क्वेश्चन के 2 पीडीएफ और ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? जिसमें आंसर भी लगे होंगे मॉडल पेपर में। तो आपका तैयारी बहुत विधिवत हो जाएगी, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आने वाला है। चलिए, जिनको भी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, अधिकतर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। 9वां नंबर प्रश्न है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलने से पुरुषों के लिए भारी मनोवैज्ञानिक संकट खड़ा हो जाएगा, यह विचार किस विद्वान का है? 9वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस विचार को किसने दिया था? गोवलकर ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। Which of the following books is written by मोहम्मद इकबाल? मोहम्मद इकबाल की पुस्तक का नाम इनमें से बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
मोहम्मद इकबाल की पुस्तक इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद इकबाल ने कई पुस्तकें लिखी, जैसे असरार-ए-खुदी, असरार-ए-खुदी इन्हीं की पुस्तक है, तो 10वें का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन ही हो जाएगा। असरार-ए-खुदी पुस्तक हो गई। असरार-ए-खुदी मतलब क्या होता है? स्वयं के रहस्य। इसके अलावा रमूज-ए-बेखुदी, निस्वार्थता का रहस्य जिसको हिंदी में कहते हैं। पयाम-ए-मशरिक जिसको पूर्व से संदेश कहते हैं। तो ये सब जबूर-ए-अजम फारसी भजन है एक, ठीक है, उसको लिखा था इन्होंने। इसके अलावा जाबितनामा भी लिखा, अनंत काल का गीत है ये। ऐसे तराना हिंद लिखा, तराना हिंद के नाम से भी जानते हैं उनकी कविता को, अनंत काल का गीत को। तो इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं मोहम्मद इकबाल ने। असरार ए खुदी यानी कि इसका मतलब होता है स्वयं के रहस्य, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्वयं का रहस्य। ये मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 11वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। मोहम्मद इकबाल ने किस प्रकार के राज्य की कल्पना की थी? Which type of state did इकबाल envision? बताएं। मोहम्मद इकबाल ने ऐसे राज्य की कल्पना की थी जो स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और स्वशासित राज्य हो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे राज्य की कल्पना करी थी इन्होंने जो एक प्रकार से क्या हो, स्वतंत्र हो, जिस पर कोई प्रकार का दबाव ना हो, यानी कि उन्होंने किस प्रकार के राज्य की कल्पना की थी? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा एक समाजवादी राज्य की, एक मिनट, धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना की थी, ठीक है। समाजवादी राज्य भी लगा सकते हैं, बिल्कुल समाजवादी राज्य की कल्पना करी थी। तो मोहम्मद इकबाल ने क्या समाजवादी राज्य की कल्पना करी थी? बताएं। मोहम्मद इकबाल ने समाजवादी राज्य की कल्पना करने के लिए बोला था? बिल्कुल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी नहीं, उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात पहले से करना चाहता मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। मोहम मोहम्मद इकबाल ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना की थी, बताएं। बिल्कुल, मोहम्मद इकबाल की अगर बात की तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना उन्होंने, देखें बिल्कुल इसको हटा दीजिए, धर्मनिरपेक्ष नहीं, वो इस्लामी राज्य की कल्पना करना चाहते थे, ठीक है। 1930 में एक अलग मुस्लिम लीग की स्थापना करने की कल्पना भी रखी थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे ऐसा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा समाजवादी राज्य, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी राज्य, ठीक है। समाजवादी भी ना लगा करके आप चूंकि लगा सकते हैं इसमें इस्लामी राज्य, क्योंकि क्या होगा, एन इस्लामिक स्टेट चाहते थे वो इकबाल, क्योंकि इकबाल ने एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षता के तत्व भी विद्यमान थे, लेकिन वह एक प्रकार से धार्मिक आधार पर भेदभाव के खिलाफ बात भी, मतलब बात की थी, और धर्मों के लोगों के लिए समानता की वकालत भी करी थी। उनका मानना था कि इस्लाम में धर्मनिरपेक्षता के लिए एक विशेष स्थान भी रहना चाहिए, ठीक है। यानी एक इस्लामिक देश की भी बात करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो 11वें का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लेकिन बी क्यों सही होगा? क्योंकि इसमें एक समाजवाद में क्या होता है, समाजवादी राज्य में धर्मनिरपेक्षता भी साथ में आ सकती है, तो समाजवादी ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। समाजवादी राज्य ज्यादा बेटर होगा क्योंकि वहां पर स्वतंत्रता, समानता, इस पर ज्यादा फोकस किया इन्होंने, स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर फोकस किया है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय जो होगा वो समाजवादी राज्य में ज्यादा अच्छे तरीके से मिलता है। समानता आपको सोशलिस्ट कंट्री में मिल सकती है, तो इसका बी भी हो सकता है, सी डी हो सकता है, इनमें से कोई एक हो सकता है। वैसे आप डी लगा दीजिएगा मेरे हिसाब से। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि ये एक ही जैसे कई चीजें, सिद्धांत, एक विचारक एक ही मुद्दे पर काम नहीं करता, उसके विचार समय समय पर बदलते रहते हैं। यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड करेगी, लेकिन मेरे हिसाब से आप डी ही लगा दीजिएगा, ठीक है। 11वीं का डी लगा दीजिएगा क्योंकि डी ही ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, ठीक है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा क्योंकि समाजवादी राज्य में आपका ये सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 12वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। मोहम्मद इकबाल मोहम्मद इकबाल ने किस प्रकार के लोकतंत्र की वकालत करी थी? बताएं। 12वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल ने आध्यात्मिक लोकतंत्र कह सकते हैं उसको, आध्यात्मिक लोकतंत्र की बात करी थी, बताएं। Which type of democracy did इकबाल एडवोकेट? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इस्लामिक डेमोक्रेसी या वेस्टर्न डेमोक्रेसी? देखिए वेस्टर्न डेमोक्रेसी के तो बिल्कुल खिलाफ ही थे वो, ठीक है। इकबाल जो थे वेस्टर्न डेमोक्रेसी के खिलाफ थे। उन्होंने एक प्रकार से प्रतिनिधि और इस्लामी लोकतंत्र सिद्धांतों के तत्व दोनों समाहित होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिनिधि लोकतंत्र करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये, तो 12वें का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका, 13वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। मोहम्मद इकबाल किस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर थे? बताएं।
मोहम्मद इकबाल किस प्रकार के शिक्षा के पक्षधर थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल, वो किस प्रकार की शिक्षा की बात करते हैं? इस्लामी शिक्षा की बात करते तो जरूर है, लेकिन इस्लामी शिक्षा करेक्ट आंसर नहीं होगा। नैतिक शिक्षा ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि नैतिकता के बारे में भी इन्होंने पाठ पढ़ाया। नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, मोरल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी गीत की रचना करी थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी की अगर बात की जाए तो उन्होंने किस गीत की रचना करी थी? वंदे मातरम गीत जो है लिखा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मालयज शीतलाम 1876 में इस गीत को लिखा गया था। जो उनके उपन्यास है उनका एक, उसका नाम है आनंद मठ। उसी आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम मतलब क्या होता है? मैं आपकी स्तुति करता हूँ माँ। ठीक है, यानी कि भारत माता की बात हो गई है। संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखा गया था इस गीत को 1876 में। ठीक है, ये आनंद मठ नाम का एक उपन्यास है, उसी उपन्यास में गीत लिखा है। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बंकिम चंद्र ने बंगाल सरकार में किस पद पर काम किया था? बंकिम चंद्र ने बंगाल सरकार में किस पद पर काम किया था? 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन सचिव पद पर काम किया था। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे। प्रश्न आ चुका। राष्ट्रीय दृष्टि से बंकिम चंद्र का कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध है? तो आनंद मठ जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या किया था? उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। 1829 में सती प्रथा का अंत किया। उस समय जो शासक थे उनका नाम था, गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन पर दबाव बना करके इसको पास करवाया बिल। ठीक है, सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन भी शुरू किया, सती प्रथा के खिलाफ पुस्तक भी लिखी। यानी कि ये तीनों बातें करी। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। 17वें का डी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। इन विच मूवमेंट डिड राजा राम पार्टिसिपेट? राजा राम मोहन राय ने किस आंदोलन में भाग लिया था? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा। बताएं, राजा राम मोहन राय ने किस आंदोलन में भाग लिया था? स्वदेशी, खिलाफत, असहयोग या सविनय अवज्ञा? करेक्ट आंसर क्या होगा? 18 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इन्होंने एक प्रकार से देखो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, सती प्रथा के खिलाफ काम भी किया, विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया, बाल विवाह के विरुद्ध काम किया, जाति व्यवस्था को समाप्त करने के पक्षधर थे ये। ठीक है, सामाजिक सुधार के एक जो है पुनर्जागरण के रूप में जाने जाते हैं। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में खूब पूछा जाता है। आधुनिक और पश्चिमी विचारों के प्रति जागरूक थे, प्रभावित थे उससे, और भारत में जो एक प्रकार से कुरीतियां थी उनके खिलाफ काम कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने 18वें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, स्वदेशी मूवमेंट में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। सर सैयद अहमद खान ने किस आंदोलन की शुरुआत करी थी? 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत करी थी इन्होंने। अलीगढ़ जो है आंदोलन की शुरुआत करी थी। अगला क्वेश्चन आ चुका है। सर सैयद अहमद खान ने किस संगठन की स्थापना करी थी? सर सैयद अहमद खान ने किस संगठन की स्थापना करी थी? विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाई सर सैयद अहमद खान? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल राइट आंसर आपका है। इसका करेक्ट आंसर क्या? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1817 में करी दी थी। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसके अलावा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड बनाया 1875 ईस्वी में ही। ठीक है, इसके अलावा अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीजें इन्होंने करी थी। इसके अलावा मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना भी करी थी। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? और इन संगठनों के अलावा सर सैयद अहमद ने संगठनों में काम जरूर किया, जैसे कि मुस्लिम लीग में भी काम किया 1906 में जो स्थापित हुई थी। पैट्रियाटिक एसोसिएशन जो 1888 में आया था उसमें भी काम किया था, उसमें भी भूमिका निभाई थी। मुस्लिम शिक्षा के लिए काफी काम किया सर सैयद अहमद खान जी ने। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20वें करेक्ट आंसर लगाएंगे क्या? इसका करेक्ट आंसर लग जाएगा सी ऑप्शन, अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन संगठन की स्थापना करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें आप देखते हैं इसकी स्थापना करी, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बाद में ये बन जाता है। ठीक है, बाद में बनता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 21 नंबर। सर सैयद अहमद खान ने किस सिद्धांत की वकालत करी थी? सर सैयद अहमद खान ने किस सिद्धांत की वकालत करी थी? ऑप्शन ए दो राष्ट्र सिद्धांत, ऑप्शन बी पृथक निर्वाचन और ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बताएं। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सर सैयद विच प्रिंसिपल वाज एडवोकेट मतलब कि एडवोकेटेड बाई सर सैयद अहमद खान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दो राष्ट्र सिद्धांत। ठीक है, टू नेशन थ्योरी की बात इन्होंने करी थी। दो राष्ट्र सिद्धांत, यह विचार इनका था कि मतलब भारत में हिंदू और मुस्लिम अलग अलग राष्ट्र हैं और उन्हें अलग अलग राष्ट्र के रूप में रहना चाहिए। हिंदू अलग राष्ट्र और मुसलमान अलग राष्ट्र। टू नेशन थ्योरी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न आ चुका है। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद की किस प्रकार की अवधारणा दी है? स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद की किस प्रकार अवधारणा दी है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सामाजिक सुधार पर जोर दिया इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार की शिक्षा को महत्व दिया? स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात की जाए तो उन्होंने किस शिक्षा पर बल दिया बेटा? उन्होंने एक प्रकार से ऐसी शिक्षा पर बल देते हैं स्वामी जी, जो कि एक प्रकार से क्या करे, जो ऐसी शिक्षा जो व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य पर नोबेल प्राइज किस सन में प्राप्त किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने साहित्य पर नोबेल कब प्राप्त किया? बिल्कुल 1913 में प्राप्त किया था। ठीक है, उनकी रचना का क्या नाम है? गीतांजलि। सॉन्ग ऑफरिंग्स जो पुस्तक है उसी को गीतांजलि कहा जाता है। एक गैर यूरोपीय विजेता थे, पहले बार उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रलेखा एक कहानी है किसकी? चंद्रलेखा किसकी कहानी है? 25 बताएं। चंद्रलेखा जो है किसकी कहानी है? बताएं। चंद्रलेखा किसकी कहानी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका ए ऑप्शन 25 का हो जाएगा। एक अछूत कन्या की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 26 नंबर। प्रश्न है, टैगोर किस प्रकार की सरकार को आदर्श सरकार मानते हैं? लोकतांत्रिक, तानाशाही, धर्मनिरपेक्ष या ये सभी? 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ए ऑप्शन। 27 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के किस आंदोलन का समर्थन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अगर बात की तो उन्होंने सभी समर्थन यानी खिलाफत का भी, सविनय अवज्ञा, सहयोग सभी का समर्थन दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, आनंद कुमार स्वामी के अनुसार भारत की जाति व्यवस्था कैसी है? आनंद कुमार स्वामी के अनुसार भारत की जाति व्यवस्था कैसी है? तो एक कठोर और अपरिवर्तनीय संरचना है जाति व्यवस्था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आनंद कुमार स्वामी के विज्ञान और तकनीकी के किस पहलू पर चिंता व्यक्त की थी? बताएं। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, विज्ञान और तकनीकी का दुरुपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करी थी कि विज्ञान और तकनीकी का दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है। अगला क्वेश्चन आ चुका 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, आनंद कुमार स्वामी ने भारत की संस्कृति को पश्चिम की संस्कृति की तुलना में कैसे बताया? तो उन्होंने एक प्रकार से जो है कैसे बताया था? श्रेष्ठ बताया था। ठीक है, भारतीय संस्कृति को पश्चिमी संस्कृति से श्रेष्ठ बताया था आनंद कुमार स्वामी जी ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, आनंद कुमार स्वामी भारत के समाज को कैसा मानते हैं? आनंद कुमार स्वामी जी की अगर बात की जाए तो आनंद कुमार स्वामी भारत के समाज को एक गतिशील और परिवर्तनशील समाज मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनुस्मृति में कुल मिलाकर कितने अध्याय हैं भैया? मनुस्मृति में अगर बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में कुल मिलाकर के 12 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मनुस्मृति में कितने अध्याय? 12। 12, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। श्लोकों की संख्या मनुस्मृति में कितना है बेटा? तो 2684 श्लोक है, ठीक है। और लगभग में श्लोकों की संख्या को अगर देखें कुल संस्करणों में अगर मिला करके देखें 2964 श्लोक है, लेकिन कुल मिलाकर के जो है 2684 श्लोक की संख्या थी, लेकिन कुल संस्करण जो बाद में प्रकाशित हुए उसमें थोड़ा सा बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किस ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन हुआ है? तो मनुस्मृति में हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न आ चुका है, मनु ने राज्य के अंगों में से किस अंग को सर्वोच्च माना है? मनु ने राज्य के अंगों में से सबसे अच्छा या सबसे सर्वोच्च अंग किसको माना है? तो किसको माना बेटा? उन्होंने राजा यानी स्वामी को माना है। स्वामी जो होता है सबसे अव्वल दर्जे का सबसे ऊंचा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 34 का। 34 का सी हो गया। 35 नंबर देखो बाबू, 35 नंबर प्रश्न आ चुका है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है इनमें से? देखिए राज्य का अंग कौन कौन सा नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। मनु के अनुसार राज्य का अंग कौन कौन सा नहीं है इनमें से बताएं, फटाफट से आप बताने का। देखिए स्वामी होता है, ठीक है, और इसके अलावा कोष भी होता है, ठीक है, कोष भी होता है, पुरोहित भी एक होता है, ठीक है, पुर जो होता है वो एक प्रकार से इन्होंने नहीं बताया, तो 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनु के अनुसार सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से राजा के? राज के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से मनु के अनुसार? एक देखो स्वामी होता है, स्वामी को ही राजा कहते हैं। दूसरा होता है अमात्य जिसको मंत्री कहते हैं। एक होता है जनपद जिसको आप जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दुर्ग बताया जिसको किला कहते हैं, ठीक है। कोष बताया जिसको आप जो है राजकोष कहते हैं, जहां पर पैसा रुपया रखा रहता है। दंड कहते हैं जिसको सेना मतलब दंड देती है, ठीक है। इसके अलावा मित्र यानी सहयोगी राष्ट्र भी होता है। इसमें जो है क्या नहीं बताया, अमात्य जो मंत्री होता है वही एक प्रकार से पुरोहित भी कहा जाता है। पुर जो होता है वो इन्होंने बताया, पुर नहीं बताया है, ठीक है। दुर्ग बताया, किला बताया है, पुर नहीं बताया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 36 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बर्नी के द्वारा रचित बर्नी द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? 36 बर्नी के द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर देखिए, तारीखी फिरोज शाही पुस्तक किसी की है। इसके अलावा फतवाए जहांदारी भी इसी की पुस्तक है। फतवाए जहांदारी और तारीखी फिरोज शाही दोनों पुस्तकें इसकी हैं। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, 36 का सी ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 37 नंबर प्रश्न आ चुका है, जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1200 कब हुआ था बेटा इसका जन्म? 1285 में हुआ था, ठीक है। और जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था इसका, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1285 उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था, ठीक है, बुलंदशहर। करेक्ट आंसर क्या है? 1285, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका लग जाएगा 1285, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए ऑप्शन हो जाएगा 37 का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 38 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? आईने अकबरी का लेखक कौन है? 38 का ए ऑप्शन अबुल फजल ने लिखा आईने अकबरी, ठीक है। 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है जो अकबर के अधीन जो मुगल साम्राज्य है उसके बारे में पूरी जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 39 नंबर, यदि राजा जाति धर्म व वर्ग के आधार पर भेदभाव करता है, यदि राजा जाति धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव करता है तो उसे न्यायप्रिय राजा नहीं माना जाएगा। यह विचार किसका है? यह विचार किसका था बेटा? इस विचार को कहा था किसने? टोडरमल ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन किस विद्वान का है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। इस कथन को एक प्रकार से किसने कहा था? अल्लामी नाम के विद्वान ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा का लेखक कौन है? अकबरनामा का लेखक कौन है? 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबरनामा को किसने लिखा है? अकबरनामा किसने लिखा है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अकबरनामा अबुल फजल की पुस्तक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 41 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 42 नंबर, राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना करी थी? तो बिल्कुल ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 43 नंबर क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है? भारत की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है बेटा? केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करके नहीं, देखिए राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार विकसित करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संस्कृत के ज्ञान तथा शास्त्रों के सुंदर व्याख्यान के लिए किसे सरस्वती और पंडिता की उपाधि प्रदान की गई थी? तो पंडिता रमाबाई को ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पंडिता रमाबाई ने निम्न पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक पंडिता रमाबाई की है? देखिए, उच्च जाति की महिला हिंदू, ये पुस्तक इन्हीं की है। ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की पुस्तक है। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? गीता रहस्य मांडले जेल में पुस्तक लिखी थी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। कब लिखी थी? 1915 में लिखी थी। प्रश्न परीक्षा में खूब आता है कि मांडले जेल में कौन सी पुस्तक लिखी थी जो है इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो आप बताएंगे जो है 1915 में मांडले जेल में जब ये थे वहीं पर पुस्तक लिखी गई थी। बर्मा में पड़ता है, म्यांमार में मांडले जेल पड़ती है, वहीं पर इन्होंने पुस्तक लिखा था। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता के कर्मयोग की व्याख्या इस पुस्तक में करी गई है, ये बात ध्यान रखिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी। देखिए, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, महात्मा गांधी की पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। ठीक है। इसके अलावा गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की पुस्तक है, और उच्च जाति की महिला पुस्तक किसने? पंडिता रमाबाई की। तो ये 4 पुस्तकें परीक्षा में आ सकती, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, आपको विस्तार समझा रहा हूँ। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखें बाबू, 46 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। हु फाउंडेड द आर्य महिला समाज? आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी? आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंडिता रमाबाई जी ने करी थी। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना करी थी। एक समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता थी ये। 1882 ईस्वी में 30 नवंबर की डेट को पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना इन्होंने करी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कब करी थी स्थापना आर्य महिला समाज की? 1882 में करी थी। प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। क्लियर? कहां पर करी थी? पूना में करी थी, पूना में। 47 नंबर क्वेश्चन आ चुका, व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बॉर्न? यानी गांधी जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? गांधी जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था गांधी जी का जन्म। ठीक है। कब हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में पड़ता है पोरबंदर। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869। राजकोट या पोरबंदर कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। क्लियर? ये बात ध्यान रखिए। उनके पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी। माता जी का नाम था पुतली बाई। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मृत्यु कब हो गई थी गांधी जी की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को बेहद करीब से गोली मार दी थी। ठीक है। ये बात आप, यह घटना दिल्ली की बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना सभा के दौरान हुई थी। गोडसे ने महात्मा गांधी पर कितनी गोलियां चलाई थी? 3 गोलियां चलाई थी। ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय गांधी? निम्नलिखित पुस्तकों में से गांधी ने किस पुस्तक की रचना करी है? मेरे सत्य के प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल यही पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी है, मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है। गीता रहस्य बीजी तिलक की पुस्तक है। ठीक है, बीजी तिलक की है। क्लियर? भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा होगा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कब लिखा है? 1944 में। प्रश्न परीक्षा में भी पूछा गया कई बार। तो ये जब एक प्रकार से 1944 में अप्रैल से सितंबर के बीच में अहमदनगर की जेल में थे ये। अहमदनगर की जेल में रहते हुए भारत की खोज नाम की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और गीता रहस्य पुस्तक मांडले जेल बर्मा में थे, कौन, क्या नाम है उनका? बीजी तिलक, तब उन्होंने लिखी थी। ठीक है। तो इस तरीके से अब क्लियर हो गई। धर्मात्मा गोखले नाम की पुस्तक किसने लिखी है? धर्मात्मा गोखले, धर्मात्मा गोखले पुस्तक जो है ये एक प्रकार से, चूंकि गुजराती में पुस्तक लिखी गई है ये, लेकिन ये पुस्तक उतनी फेमस हुई नहीं। इस वजह से मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की बड़ी फेमस पुस्तक है। ये पुस्तक भी गांधी की है, ये भी पुस्तक गांधी की है। ये बीजी तिलक की पुस्तक है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। करेक्ट आंसर जो लगेगा ए ऑप्शन ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा फेमस पुस्तक है और उसी के लिए क्वेश्चन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गांधी जी ने कहा था कि मेरे लिए सेवा के बिना राजनीति नहीं हो सकती। ठीक है, मेरे लिए
गांधी जी ने क्या कहा था कि मेरे लिए सेवा के बिना राजनीति नहीं हो सकती, या धर्म के बिना, या इच्छा शक्ति के बिना। 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी जी ने कहा था मेरे लिए सेवा के बिना, धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं हो सकती, और सेवा के बिना कोई राजनीति नहीं हो सकती। दोनों बातें इन्होंने कही थी बेसिकली, ठीक है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, तो सेवा ज्यादा बेटर है। इसका करेक्ट करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका, 50 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस स्थान पर गांधी जी को पहली बार देशद्रोह के अपराध में गिरफ्तार किया गया था? किस स्थान पर गांधी जी को पहली बार देशद्रोह के अपराध में गिरफ्तार किया गया था? 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार इनको गिरफ्तार रौलट एक्ट के दौरान 10 अप्रैल 1919 में, ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था वैसे, देशद्रोह के आरोप में। तो पंजाब ऑप्शन में है नहीं, यानी कि ये ऑप्शन होगा नहीं पंजाब, जब 1919 में गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद में देशद्रोह का आरोप इनको जो है 1920 में भी लगा, ठीक है, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बंबई है कहीं ऑप्शन में। 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंबई राइट आंसर हो जाएगा। 10 मार्च 1922 में बंबई में राजद्रोह के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 मार्च 1922 को राजद्रोह के आरोप में, ठीक है, गांधी जी को पहली बार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंबई ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंबई, ठीक है। 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा 50 का बेटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार महात्मा गांधी को सबसे पहली बार महात्मा 1915 में वैद्य जीवन राम कालिदास ने महात्मा कह करके संबोधित किया था, लेकिन वो मतलब कुछ विद्वानों ने कहा है, उस पर पुष्टि नहीं हुई है। महात्मा गांधी को एक औपचारिक तौर पर अगर देखेंगे तो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी है। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा 51 का। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका, नारी जाति पर किए गए जुल्मों से हमारा भारतीय समाज अपमानित है, यह किसने कहा? नारी जाति पर किए गए जुल्मों से हमारा भारतीय समाज अपमानित है, यह कथन किस विद्वान का है? इसको किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा की दृष्टि से। 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? देखते किसका, सावरकर, अंबेडकर, या फिर रानाडे, या फिर बीजी तिलक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नारी जात पर किए गए जुल्मों से हमारा अभिप्राय या हमारा भारतीय समाज अपमानित हुआ है, इस कथन को किसने कहा था? अंबेडकर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। इसका बी ऑप्शन लग जाएगा। 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। यदि आपके धार्मिक विचार निम्न स्तर के हैं तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यह विचार किस विद्वान का है? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी रानाडे, ऑप्शन सी तिलक, और ऑप्शन डी सावरकर। करेक्ट आंसर क्या होगा? बताएं। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें 53 नंबर का। बताएं।
इसका करेक्ट 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सावरकर ने कहा था इस कथन को, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सावरकर ने कहा था 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 54 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 54 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका भैया, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। In the India that is to be born, admitted the modern problems of life, there will be no place for discrimination in the basis of caste and color. Which philosopher's idea is this? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा था इस बात को? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जीवन की आधुनिक समस्याओं में जिस भारत को जन्म लेना है उसमें मात्र जाति वर्ण के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, यह सिद्धांत किस दार्शनिक का है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इस बात को किसने कहा है? जीवन की आधुनिक समस्याओं में जिस भारत को जन्म लेना है उसमें मात्र जाति वर्ण के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, यह किस सिद्धांत या किस दार्शनिक का कथन है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 54 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न, शिक्षा वही है जो हमें जीविकोपार्जन के योग्य बनाए। शिक्षा वही है जो हमें जीविकोपार्जन के योग्य बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए, यह विचार किस विद्वान का है? 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये विचार किसका है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शिक्षा वही है जो हमें जीविकोपार्जन के योग्य बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए, यह विचार किसका है? रानाडे का, अंबेडकर का, तिलक का या गोविंद बल्लभ पंत का? बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 55 नंबर का? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 56 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब और किस स्थान पर हुआ था? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था, प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत की खोज नाम की पुस्तक की रचना किस दार्शनिक के द्वारा की गई है? तो इसको किसने लिखा? पंडित नेहरू ने लिखा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, समाजवाद समाजवाद अनगिनत मनुष्यों को आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक दासता के बंधनों से मुक्त करेगा, समाजवाद के बारे में यह कथन किस विद्वान का है? 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इस बात को जयप्रकाश नारायण ने कहा था, जेपी ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे। मेरा आधारभूत विश्वास है कि गलत साधन नहीं सही परिणामों तक नहीं पहुंच सकता, किस विद्वान ने कहा था? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित नेहरू या रानाडे? 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी इस कथन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आ चुका 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो करी थी 1900 कब करी थी? 28 में करी थी। 1928 में करी थी। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन 60 का ए ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ चुका है,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण कब और किस गांव में पैदा हुए थे? 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 अक्टूबर 1902 में। एक मिनट, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां पर हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सिताब दियारा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब? 1902 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 61 का। 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 61 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने 61 का बी ऑप्शन लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यूपी जो है यूपी में कहां पर? बलिया जिला पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर की डेट को। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर लगा दीजिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बाबू। 62 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वैज्ञानिक समाजवादी का यह कर्तव्य है कि गांधी को समझे और उसके सार को ग्रहण करे। यह विचार किसका है? 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण ने कहा था इस कथन को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 63 नंबर, दल विहीन लोकतंत्र या प्रजातंत्र पर विचार किसने दिया था? दल विहीन लोकतंत्र की बात कौन करते हैं? बहुत ही फेमस प्रश्न परीक्षा में हमेशा आता है। जेपी नारायण ने कराया है, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र की वकालत करी थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1999 में सम्मानित किया गया था। इसका 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1999 में मरणोपरांत इनको मिला था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब मिला था? 1999। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, 1999। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का आपका डी ऑप्शन लग जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 65 नंबर, किसे भारतीय समाजवाद का मानस पिता माना जाता है? भारतीय समाजवाद का मानस पिता किसे कहा जाता है? भारतीय समाजवाद का मानस पिता किसको कहते हैं बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कहा जाता है। 65 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, राम मनोहर लोहिया जी को। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जयप्रकाश नारायण असहयोग आंदोलन में कब शामिल हुए थे? 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1900। कब शामिल हुए थे? 1921 में शामिल हुए थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1921 में शामिल हुए। 66 का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 67 नंबर, पंडित नेहरू ने किस सिद्धांत में विश्वास किया? बताएं। पंडित नेहरू किस सिद्धांत में विश्वास करते हैं? धर्मनिरपेक्षता, पूंजीवाद, साम्यवाद या फांसीवाद? 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित नेहरू की अगर बात की जाए तो पंडित नेहरू जो है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 68 नंबर, पंडित नेहरू ने किस नीति का समर्थन किया था? पंडित नेहरू की अगर बात की, उन्होंने किसका किया था भैया? गुट निरपेक्षता का समर्थन किया। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नॉन एलिगमेंट। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पंडित नेहरू ने किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? बताएं। होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, तीनों में भूमिका अच्छी तरीके से निभाई। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं, अच्छे तरीके से मैं बता पा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है 70 नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? मैंने अभी इसका बताया था 14 नवंबर 1889 को। 14 नवंबर 1889 को कहां पर जन्म हुआ था भाई इनका? इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक वकील के बेटे थे, मोतीलाल नेहरू जी उनका नाम था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी का क्या नाम था? पूछेगा क्या बताएंगे? मोतीलाल नेहरू जी थे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और वो भी विद्वान आदमी थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आप देखिएगा 71 नंबर, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा कब फहराया था? बताएं। 31 दिसंबर 1929। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन ऑप्शन में क्या है आपका? 31 दिसंबर 1929 है नहीं। अब इसका फिर भी जवाहर लाहौर की बात हो रही है यहाँ पर ना, लाहौर में झंडा कब फहरा था? लाहौर की बात यहाँ पर नहीं, मतलब कि लाहौर में अगर बात की, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसके बाद में बेटा क्या किया था अधिवेशन के बाद में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का बिल्कुल बी ऑप्शन, 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया था। और इसीलिए 26 जनवरी की डेट को ही 26
जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया, जबकि बन गया था 24 नवंबर की डेट को ही, लेकिन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी को। इसलिए लागू किया गया था चूंकि इस डेट को याद करने के लिए, चूंकि 26 जनवरी 1930 को ये झंडा फहरा था स्वतंत्र भारत, मतलब स्वतंत्र भारत का। ठीक है, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, राबी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध रचना कौन सी इनमें से? देखिए, गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक की रचना है। मांडली जेल में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। तो 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। सावित्री नाम की पुस्तक किसने लिखी है? सावित्री नाम की पुस्तक किसने लिखी बेटा? इसको लिखा श्री अरबिंदो। अरविंद नाम के एक विद्वान है, श्री अरबिंदो या अरविंद घोष कह सकते हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। महाभारत में जो एक सती सावित्री है, सत्यवान सावित्री सती की कथा पर आधारित है पुस्तक। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 24,000 पंक्तियां लगभग में आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, सावित्री श्री अरबिंदो की पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी है? गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है, स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी है? स्वराज पुस्तक किसकी है? स्वराज पुस्तक किसने लिखी बेटा? अरविंद केजरीवाल की पुस्तक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 73 नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या असली संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी को लगाइएगा। पहले संस्थापक कौन है? तो वो है ऋषभदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है 74 नंबर। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था भैया? इनका जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां पर हुआ था बेटा? इनका जन्म जो हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत के बिहार राज्य के वैशाली जिला में एक कुंड ग्राम नाम का स्थान पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। 74 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा थे सिद्धार्थ, उन्हीं के पुत्र थे ये महावीर स्वामी जी। ठीक है, सिद्धार्थ और रानी जी का नाम था त्रिशला, यानी माता जी का नाम था त्रिशला और पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 और अंतिम कौन है? ये है अपने महावीर स्वामी जी। अगला क्वेश्चन 77 नंबर। ज्योतिबा फूले का जन्म कब और कहां पर हुआ था? ज्योतिबा फूले का जन्म कब और कहां पर हुआ था? ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल की डेट को हुआ था 1827 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी अब महाराष्ट्र में पड़ता है पुणे, जिसको कहते हैं पुणे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुणे भी कह सकते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही जो है माली के परिवार में फूलों से जुड़ा काम होता है मालियों का, उसी काम के परिवार में इनका जन्म हुआ था ज्योतिबा फुले का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ज्योतिबा फुले ने किस संगठन की स्थापना करी थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने करी थी। कब करी थी? आपसे पूछे तो 24 सितंबर 1873 में करी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पुणे में ही स्थापित किया था इस संगठन को। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ज्योतिबा फुले ने किन क्षेत्रों में संघर्ष किया? ज्योतिबा फुले की अगर बात की जाए, इन्होंने विधवा विवाह, किसानों के हित के लिए, अछूत उद्धार के लिए तभी सभी काम किए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, प्रशिक्षण के बाद सावित्री फुले को क्या उपलब्धि प्राप्त हुई थी? प्रशिक्षण के बाद सावित्री फुले को क्या उपलब्धि प्राप्त हुई थी? 80 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसीलिए उनका भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है। 81 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये कथन किसका है? इस कथन को किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, किसने कहा था? बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा फेमस नारा है, कोटेशन है इनका। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी आजादी दूंगा, किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब करी थी? तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब करी थी? 28 कब करी थी बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त में नहीं, अप्रैल में हुआ था। 28 अप्रैल बेलगांव पूना में होम रूल की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पर 28 अगस्त दिया तो गलत हो जाएगा। 5 मार्च दिया, ये भी गलत हो जाएगा आपका। 23 सितंबर भी गलत लगभग में आपका हो जाएगा, लेकिन 28 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
वैसे इसको आप लगा सकते हैं 28 अगस्त 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1916 28 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। ठीक है, वैसे अगस्त महीने में ही 28 अप्रैल को हुआ था, तो 28 अप्रैल इसका डी ऑप्शन भी लग सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि 28 अप्रैल आपको गूगल वगैरह पर 28 अप्रैल आपको मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, तो 28 अगस्त हो सकता है लग जाए। ए भी लग सकता है और डी भी लग सकता है, तो ए या डी में से कोई एक। वैसे आप 28 अगस्त को स्थापना 28 अप्रैल को हुई थी, तो इस वजह से 28 अप्रैल ही लगाएंगे। ठीक है, 28 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एनी बेसेंट का पूछे, देखिए तिलक का पूछा गया है ना, तो 28 अप्रैल ही होगा। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त डी मतलब उपरोक्त सभी। तो 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 82 का डी लगा दीजिएगा। देखिए दो लोगों ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। एक उनका क्या नाम था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने सितंबर महीने में किया था, सितंबर 1916। ठीक है, उसी महीने में। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन स्थापना जो है जो है अप्रैल में ही कर दी थी। 28 अप्रैल की डेट को किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 83 नंबर। मांडले जेल में तिलक ने किस पुस्तक की रचना करी थी? तो मांडले जेल में तिलक ने पुस्तक किस पुस्तक की रचना करी थी? गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है, स्वदेशी और बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। यह कथन किस विद्वान का है? 84 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। बी ऑप्शन। तिलक ने कहा था इस कथन को, हमारा राष्ट्र वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी और बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। बिल्कुल, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 85 नंबर। ताराबाई सिंधे की पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किस वर्ष प्रकाशित हुई? 85 स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक कब प्रकाशित हुई बेटा? इसका 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1882 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। 85 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 85 का बी ऑप्शन हो गया। आगे देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 86 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। ताराबाई सिंधे ने अपनी पुस्तक में किस पर ध्यान केंद्रित किया था? ताराबाई सिंधे की अगर बात की जाए तो उन्होंने महिला अधिकारों पर बात की अपनी पुस्तकों में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर। ताराबाई सिंधे ने किस सामाजिक मुद्दे पर आवाज उठाई थी? ताराबाई सिंधे की अगर बात की जाए तो बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह सभी पर अपना मुद्दा उठाया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। 88 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ताराबाई सिंधे ने महिलाओं के लिए किस प्रकार की वकालत करी थी? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, किस प्रकार के अधिकार? सभी अधिकारों की बात करी। डी ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। चले, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था भैया? 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? महू छावनी मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 90 नंबर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड भारत रत्न कब दिया गया था? किस सन में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1990 में इनको मरणोपरांत मिला था। कब मिला था बेटा? 1990 में मिला था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मरणोपरांत 1990 में इनको मिला था। ठीक है, देखिए बोधिसत्व का अवार्ड 1956 में मिला, भारत रत्न 1990 में मिला, और इन्होंने एक प्रकार से पहले कोलंबियन अहेड ऑफ दियर टाइम 2004 में जो है अवार्ड मिला इनको। द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में अवार्ड मिला। ठीक है, तमाम प्रकार के अवार्ड मिले इनको। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस राजनीतिक दल की स्थापना करी थी? 91 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी करेक्ट, आजाद मजदूर संघ नाम की पार्टी की स्थापना की थी 1937 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कब? 1937 में स्थापना करी थी। ये सब प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा में आज आ जाए। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 92 नंबर प्रश्न आप देखेंगे।
प्रश्न आ चुका, गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलनों, अगर एक सम्मेलन की बात होती तो महात्मा गांधी लगा देते, लेकिन गोलमेज सम्मेलनों में सभी में तीनों में भाग लिया था किसने? बी आर अम्बेडकर ने। तो 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है 93 नंबर, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ था? विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ था भैया? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 26 फरवरी 1966 को मृत्यु हुई थी। विनायक दामोदर सावरकर एक क्रांतिकारी थे, एक चिंतक हैं, समाज सुधारक हैं, इतिहासकार हैं, कवि हैं, ओजस्वी वक्ता थे, दूरदर्शी नेता थे, बहुत विद्वान आदमी थे। जो ठीक है, ये बात विनायक दामोदर सावरकर। क्लियर? आगे देखते हैं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 94 नंबर प्रश्न है। 94 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जिस व्यक्ति को हिंदू सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है वह हिंदू है, यह किस दार्शनिक का विचार है? तो एक विचार सावरकर जी का ही था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वीर सावरकर निम्न में से क्या थे? वीर सावरकर की अगर बात की तो हिंदुत्व के पुजारी थे, ठीक है, उग्र राष्ट्रवादी थे, वीर क्रांतिकारी थे, ये तीनों थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 95 का डी ऑप्शन, ये तीनों थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 96 नंबर प्रश्न है, स्वधर्म के बिना स्वराज तुच्छ है। स्वधर्म के बिना स्वराज तुच्छ है और स्वराज्य के बिना स्वधर्म शक्तिहीन है, यह कथन किस विद्वान का है? 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको किसने कहा था? इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बीजी तिलक का कथन है। 97 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के समर्थक थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है नव समाजवादी दर्शन के समर्थक हैं, राम मनोहर लोहिया जी। ठीक है, बिल्कुल एक नए प्रकार के गांधीवादी चिंतक, राजनीतिक सिद्धांत के, और एक जबरदस्त है ये साम्यवादी नवोदारवादी दर्शन नहीं, नव समाजवादी दर्शन के। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 98 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न, किसने कहा कि धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है? ये कथन किस विद्वान का है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो लोहिया जी का कथन है। ये किसका है बेटा? लोहिया जी का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगाया है 98 का, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 99 नंबर प्रश्न आ चुका है, राम मनोहर लोहिया जी ने 1962 ईस्वी में निम्न में से किसके खिलाफ सांसद का चुनाव लड़ा था? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, फिरोज शाह मेहता या पंडित नेहरू? तो 1962 में किसके खिलाफ चुनाव लड़ा था भैया? सांसद का चुनाव किसके खिलाफ लड़ा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास। राम मनोहर लोहिया जी ने चुनाव लड़ा था किसके खिलाफ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं के खिलाफ लड़ा था, इंदिरा गांधी जी के। एक मिनट, राम मनोहर लोहिया ने 1962 में किसके खिलाफ सांसद का चुनाव लड़ा था? इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, 1962 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ही थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री 1962 में थे, 1962 में भारत के प्रधानमंत्री बनते, तो 1962 में इनके खिलाफ यही लड़ेंगे, क्योंकि 1962 में तो इंदिरा गांधी थी नहीं, ये भी हो जाएगा। 1967 में आई थी वो। फिरोज शाह मेहता ये होंगे नहीं, पंडित नेहरू तो पहले ही नहीं थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री लगा देंगे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका 99 का बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। 100वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 100 नंबर क्वेश्चन आ चुका भैया, गोलवलकर का जन्म कब हुआ था? गोलवलकर का जन्म कब हुआ था? माधव सदाशिवराव गोलवलकर इनका पूरा नाम है। 19 फरवरी 1906 में इनका जन्म हुआ था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इन्हीं को गुरु जी के नाम से जाना जाता है। गोलवलकर जी को गुरु जी कहा जाता है। गुरु जी एक इनका नाम पड़ गया था, फेमस है। ठीक है, हिंदुत्व राष्ट्र मतलब कि हिंदुत्व संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सर संचालक के रूप में जाने जाते हैं गोलवलकर जी। ठीक है, तो बड़े विद्वान आदमी थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चन मतलब ये देख लिया, 100 क्वेश्चन, फिर आपका 100 क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया।
अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए, देखिए इसका पीडीएफ चाहिए, इसके अलावा और भी तमाम मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए, 250 300 क्वेश्चन के आंसर के साथ पीडीएफ चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 की सभी की, तो आपको मिल जाएगा 9161 93 60 62 पर एसएमएस कीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए फीस रखी गई है। आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ नोट सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अगर एक ही सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो 100 रुपए, तब 50 रुपए ही फीस लगेगी, एक सब्जेक्ट का चाहिए, दोनों पेपर का। लेकिन अगर आपको सभी सब्जेक्ट का चाहिए, दोनों सब्जेक्ट का और को करिकुलर का भी चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए केवल 100 रुपए फीस रखी गई है, सब कुछ आपको मिल जाएगा उसी में। जिनको भी जोड़ना तुरंत एसएमएस कीजिए, और जितने सब्जेक्ट के चाहिए आप बताएं, अपने सब्जेक्ट के नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपना नाम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखित सब टाइप का आपको मिल जाएगा। परेशान नहीं होना, सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आसानी से आप पढ़ पाइएगा उसको, और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।